नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी एक बार फिर से कहर बरपाएगी। 14 जून तक मैदानी इलाकों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। 14 जून तक मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में एक बार फिर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। अगले 4 दिन इसी तरह सूरज आग बरसाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 जून से 14 जून के बीच तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में हीट वेव यानी लू से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो पहाड़ी जिलों में भी पारा 30 डिग्री के पार जाएगा। वाला तो वही लग रहा है कि 11 से आगे जो है 3-4 दिन की अगर मैं बात करूं 14 तक जो है तो जो हीट वेव कंडीशन है वो कुछ जगहों में प्रदेश में देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो बारिश की एक्टिविटी इस समय बिल्कुल बंदी है ऑलमोस्ट। 14 जून तक गर्मी झेलनी होगी, लेकिन 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो 15 जून से ही आंधी तूफान और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ फायर सीजन भी खत्म होगा और इस बार का फायर सीजन उत्तराखंड पर भारी पड़ा है। इस साल 9 जून तक पूरे राज्य में 1201 आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें 1633 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल प्रभावित हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई तो 6 लोग जख्मी हुए। ऐसे हाल में 15 जून के बाद बदला मौसम लोगों को गर्मी से राहत जरूर देगा। तो अगले 10 दिन में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक ठाक बढ़ेगी। और जो हमारी नॉर्मल डेट है यहाँ पे उत्तराखंड पे स्ट्राइक करता मानसून, तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 20 तारीख कुछ एरियाज आ जाते हैं और 25 तक करीब करीब पूरा कवर हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर भी मानसून सीजन मानसून की जो एक्टिविटी वो पहुँच जाती है मानसून यहाँ तक। अगले 10 से 15 दिन में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आने वाले 4 दिन 40 डिग्री पार तापमान की मार झेलने को आपको तैयार रहना होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में 11 बजे सीएम तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। आज महेंद्र भट्ट पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। बीजेपी उपचुनाव को लेकर 14 जून तक कैंडिडेट का पैनल तैयार कर लेगी, जिसको लेकर मंथन शुरू कर लिया गया है। उत्तराखंड में अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और विधानसभा उपचुनाव की बारी आ गई है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी, लेकिन उपचुनाव की डगर उसके लिए इतनी भी आसान नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने जिन 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलोर पर उपचुनाव होना है। 1,19,000 वोटर वाली मंगलोर सीट बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है, तो करीब 1 लाख वोटर वाली बद्रीनाथ सीट बीजेपी में शामिल हो चुके कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई है। दोनों सीटों पर ठीक 1 महीने बाद यानी कि 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को काउंटिंग। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को, और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को शनिवार। चुनाव का ऐलान होते ही दोनों सीटों पर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन खासकर मंगलोर सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि चुनाव कोई भी रहा हो, बीजेपी इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि उसे मंगलोर में बीएसपी कांग्रेस के साथ होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले से
जीत की उम्मीद है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां मंगलोर सीट हम आज तक कभी नहीं जीते थे, इस बार उस सीट को हम जीतेंगे। मंगलोर की जनता भी डबल इंजन सरकार का लाभ चाहती है। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, इसलिए हर क्षेत्र का जो जनमानस है विकास को चाहता है। विकास के आधार पर हम उस सीट को जीतेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक जो है वो हमारी पार्टी में आ गए। मैं स्वयं क्षेत्र का मैंने देखिए, पहली बात तो यह कि दोनों सीटें पहले बीजेपी के पास नहीं थी। बद्रीनाथ सीट पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम अच्छे मतों के साथ उस सीट को जीतेंगे। तो हमारी संख्या विधानसभा में बढ़ने जा रही है, तय है। जहां तक मंगलोर सीट का प्रश्न है, मंगलोर सीट पहले बसपा के पास थी, और यदि कांग्रेस भी उसमें दमदारी से लड़ती है तो निश्चित तौर पर एक त्रिकोणात्मक वहां पर चुनाव आपको देखने को मिलेगा। मंगलोर सीट का सियासी गणित: जाट वोटर्स करीब 12,000, गुज्जर वोटर करीब 12,000, मुस्लिम वोटर करीब 55,000, एससी वोटर 19,000, करीब 12,000 अन्य जातियों के वोटर्स हैं। मंगलोर विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी जीतती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी से 23,000 वोटों से लीड ली। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। बद्रीनाथ में पार्टी विधायक ने पार्टी के साथ धोखा किया है। कार्यकर्ता बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम दोनों सीटों में टक्कर देंगे, मंगलौर में भी देंगे और जोशीमठ में भी देंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी रहेगी। बद्रीनाथ सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनेगी, क्योंकि बद्रीनाथ की ये सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेश भट्ट की परंपरागत सीट रही है। पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस विधायक को तोड़कर लाई थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। उत्तराखंड से मंत्रिमंडल में जगह पाए अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड में रोड के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें भारत माला प्रोजेक्ट, देहरादून दिल्ली हाईवे, मुनस्यारी से चमोली के नीतीमाणा बॉर्डर, लिपुलेख रोड को बेहतर करना, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर तेजी से काम करना होगा। ऐसे में जब मंत्री खुद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हैं तो उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। तो अजय टम्टा भी राज्य मंत्री बने हैं। मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। और नितिन गडकरी की अगर बात करें, सड़क परिवहन मंत्री एक बार फिर से बनाए गए हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्हें यही जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की और उन्हें नए दायित्व के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई। सीएम धामी ने कहा कि अजय टम्टा हमेशा से विकास कार्यों में आगे रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। तो देख सकते हैं आप, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी, गले मिलकर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री से सीएम धामी की ये मुलाकात आप देख सकते हैं। अजय टम्टा जो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं और नए दायित्व के लिए सीएम पुष्कर धामी ने उन्हें बधाई दी है। रिजर्व सीट अल्मोड़ा से सांसद चुनकर आए अजय टम्टा अब केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री बन चुके हैं। दलित नेता के तौर पर उन्हें मोदी कैबिनेट में दोबारा एंट्री मिली है। कुल मिलाकर इसे बीजेपी के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार को तीसरी मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को दूसरी बार जगह मिली। रिजर्व सीट से आने वाले अजय टम्टा दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं, जो उत्तराखंड से चुने गए
5 सांसदों में अकेला दलित चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की और अपने 10 साल में ओबीसी दलित को आगे बढ़ाने की बात की। और मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में ये साफ दिखा भी है, जहां 72 सांसद ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ देवभूमि में भी वही मैसेज दिया। समीकरण को देखते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी यहाँ पर केंद्र में जगह दे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए हासिल की है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गठन हुआ है, सभी जातियों को समानता से देखते हुए सबको, चाहे पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी है। उत्तराखंड में दलित वोटर करीब 19% है। ऐसे में क्या इस कदम का उत्तराखंड में कोई फायदा मिलेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि दलित ओबीसी की सियासत यूपी बिहार में काम आएगी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं। ऐसा ही था तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती, या जो उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल है उसमें तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई इस तरीके की बात है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों की राजनीति होती है, ओबीसी की राजनीति होती है। उत्तराखंड में विशुद्ध रूप से राजपूत समुदाय की राजनीति होती है, ब्राह्मण समुदाय की राजनीति होती है। सांसद अजय टम्टा मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे और बीजेपी की दलित ओबीसी की सियासत में भी मौके पर फिट बैठे और अब मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड का चेहरा होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली पुलिस मेमोरियल जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दिल्ली पुलिस मेमोरियल से ये लाइव तस्वीर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से नए कार्यकाल में नई सरकार के गठन के बाद उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली पुलिस मेमोरियल जाकर उन्होंने शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, दिल्ली की तस्वीर, पुलिस मेमोरियल से अमित शाह जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और ये गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होना तय है। ऐसे में टिकट मिलने से लेकर कैबिनेट में स्थान मिलने तक वंचित रह गए उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं, सांसदों की नजर अब इस बदलाव पर टिक गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इस बीच नड्डा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। सितंबर-अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव भी प्रस्तावित हैं। तय है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक अब पूरे संगठन में बदलाव होगा और इसी बदलाव में उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर लीडर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में शामिल कर सकती है। इनमें कैबिनेट में जगह मिलने से चूक गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट, टिकट मिलने से वंचित रहे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शुमार हो सकता है। हालांकि अनिल बलूनी पहले से ही राष्ट्रीय संगठन में मीडिया प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और जो भी नेता है जो बहुत अनुभवी है हमारे, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में काम पे लगाया भी जाता है और लगाया भी जाएगा। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि कार्यकर्ता के रूप में उन नेताओं की जो भी भूमिका रहेगी वो पार्टी उस दृष्टि से बहुत अच्छा विचार भी करेगी। देखिए, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे निशंक जी हैं, तीरथ जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, ये सब लोग राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुके हैं, बड़े दायित्वों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह अनिल बलूनी हैं जो ऑलरेडी केंद्र में इस मीडिया के प्रमुख हैं। इसी तरह राज्यों में भी पार्टी संगठन के नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं।
ऐसे में चुनाव पूर्व ही कार्यकारी के तौर पर नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी की जा सकती है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्रदेशों में सांसद विधायक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जो है कि अध्यक्ष तो हैं ही हैं। अब कई लोगों की ये कयासबाजी है कि वो राज्यसभा चले गए हैं तो राज्यसभा जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सभी लोग जो अध्यक्ष के पद पर या अन्य पदों पर भी हैं। बहरहाल सितंबर अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के पास सीनियर और अनुभवी नेताओं की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सांगठनिक बदलाव में किसकी कहां लॉटरी लगती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का हाल बेहद खराब हो गया है। ये वीडियो लमारी के पास का हम आपको दिखाएंगे, जहां पर गाड़ियों को धक्का देकर निकाला जा रहा है। इसी रोड से होकर आदि कैलाश यात्रा भी गुजरती है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों को कैसे जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। लिपुलेख रोड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से जमकर वायरल है। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। बावजूद इसके रोड को ठीक नहीं किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को नैनीताल में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे, जहां पर नैना देवी मंदिर के पास एनसीसी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनी झील में वाटर बोर्न एक्टिविटी को हरी झंडी दिखाई। एनसीसी कैडेट्स के इस जोश से राज्यपाल भी खासे खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कुमाऊं के 6 कैडेट्स को पुरस्कृत किया। उत्तराखंड की जो शक्ति है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में, जो फौजों के अंदर में, जो नेवी के अंदर में, आर्मी के अंदर में, वो पूरे भारत में बिल्कुल अलग है। मैं एनसीसी के हर एक कैडेट को आज बहुत बहुत शाबाश देना चाहता हूं।